आप सभी को मेरा नमस्कार। जबलपुर संभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं वीणा मिश्रा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, आज आपके समक्ष कक्षा 12वीं आरोह पुस्तक भाग 2 के काव्य खंड से कैमरे में बंद अपाहिज कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय जी। कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज का अर्थ आप सभी जानते ही होंगे। अपाहिज मतलब जिन्हें आजकल हमने नाम दिया है दिव्यांग, तो इन्हें अपंग कहा जाता था, किंतु हम इन्हें दिव्यांग मानते हैं। तो कवि श्री रघुवीर सहाय जी का परिचय पहले देख लेते हैं। श्री रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ, इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में, जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रारंभ हुआ था, मैं इनकी आरंभिक रचनाएं प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी ने 7 कवियों के समूह को लेकर तार सप्तक चलाया था और ये दूसरे सप्तक में शामिल थे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह के अंतर्गत सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता में भी इन्होंने काम किया है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना व दैनिक नवभारत टाइम्स व दिनमान से भी ये संबद्ध रहे हैं। तो प्रमुख सम्मान जान लें। इन्हें प्रमुख रूप से जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। तो ये थे रघुवीर सहाय से जुड़े कुछ तथ्य। आइए अब बढ़ते हैं कविता के प्रतिपाद्य की ओर। इसे आप प्रतिपाद्य कह सकते हैं, इसे आप कविता का उद्देश्य कह सकते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये काव्य संग्रह याद रखिएगा, संदर्भ में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। लोग भूल गए हैं। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूरसंचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। मतलब इन्होंने एक अपाहिज व्यक्ति जो शारीरिक चुनौती को झेलता है, उसके तो दर्द को बयान किया ही है, साथ ही दूरसंचार अर्थात टेलीविज़न के माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। अर्थात टेलीविज़न जो होता है वो क्या हमेशा मानवीय संवेदनाओं से युक्त होता है? इस कविता को पढ़कर आप जानेंगे। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। तो कवि के अनुसार जब टीवी पर किसी अपाहिज की पीड़ा को दिखाया जाता है, दर्शकों तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो जो व्यक्ति उस पीड़ा को पहुंचाने का काम कर रहा है, उसको स्वयं उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए। आज विडंबना यह है, विडंबना अर्थात दुर्भाग्य, आज का दुर्भाग्य ये है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है, तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। अर्थात जब किसी के दर्द को, किसी अपाहिज की पीड़ा को पर्दे पर दर्शाने का प्रयास किया जाता है, तो उस पर व्यावसायिक प्रेशर, व्यावसायिक दबाव इतना होता है कि जो एंकर है या जो प्रस्तुत कर रहा है उस कार्यक्रम को, उसका रवैया भी संवेदनहीन हो जाता है। वो मात्र व्यावसायिक बन के रह जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने टेलीविज़न स्टूडियो, जहाँ रिकॉर्डिंग होती है किसी प्रोग्राम की, उसके भीतर की दुनिया को सबके सामने प्रकट करती है। साथ ही उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। अर्थात टेलीविज़न भी ऐसे दर्द को बेचने का काम करता है। उसे जितने ज़्यादा दर्शक देखेंगे, उसका कार्यक्रम जितना ज़्यादा सफल होगा, उसकी टीआरपी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यह कविता का प्रतिपाद्य है, जिसमें एक अपाहिज के दर्द को तो उभारा ही गया है, साथ ही टेलीविज़न के चरित्र को भी रेखांकित किया गया है। आइए अब देखते हैं कविता का सार। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं।
अर्थात जो दूरदर्शन का कार्यक्रम संचालित करते हैं उनको लगता है वे बहुत ही ताकतवर हैं तथा दूसरे को वे कमज़ोर मानते हैं। वो कमज़ोर व्यक्ति है वह अपाहिज। वे विकलांग से पूछते हैं, क्यों आप अपाहिज हैं? अर्थात विकलांग व्यक्ति को इसमें स्टूडियो में लाते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? अब आप ही बताइए, क्या ये सवाल कोई तुक से जुड़े हैं? क्या इनका कोई अर्थ है? आपको इससे क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। इस प्रकार से वे अपाहिज से प्रश्न पर प्रश्न करते हैं तथा उसके दुख को लोगों के सामने प्रस्तुत करके उनकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं ताकि उनका कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा चले। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें यदि जो व्यक्ति है वहाँ आया हुआ है, यदि वो रो दे तो दर्शक भी रो पड़ते हैं और हम हृदय से उसके प्रति एक संवेदना अनुभव करते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम रोचक बन जाता है जहाँ दिल को कोई बातें छू जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न करने वाला व्यक्ति है वो कोशिश करता है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वह रो दे, क्योंकि वह यदि रोएगा तो दर्शकों में करुणा का भाव जाग जाएगा। इसी से उसका उद्देश्य पूरा होगा। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उसका कार्यक्रम सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे लोग देखें और उसकी कमाई हो। वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है। परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात पर्दे पर जितना वक्त दिखाया जाएगा उतने वक्त उनकी आय इनकम बढ़ती जाएगी। वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है। मतलब जब वो व्यक्ति यह बोलता है, प्रश्नकर्ता यह बोलता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो इससे समझ में आ जाता है कि वो संवेदनशील नहीं है उस अपाहिज के प्रति, बल्कि वो केवल अपना व्यवसाय चलाना चाहता है। तो उसकी पोल यहाँ खुल जाती है। कविता का प्रसंग 2 पंक्तियों में जानेंगे। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। मीडिया, आप सभी जानते हैं, मीडिया के अंतर्गत आप जनसंचार पढ़ चुके हैं, सारे माध्यम आ सकते हैं। तो इसकी संवेदनहीनता बताई गई है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं, अर्थात वे दूसरे के दुख को ऐसे प्रकट करते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उनसे जुड़े और उनकी टीआरपी बढ़े। ठीक है, तो आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। पहला पद्यांश ये गद्य शैली में लिखा गया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कविता बहुत ही सरल सहज भाषा में लिखी गई है। कुछ शब्दार्थ जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हैं। समर्थ का अर्थ होता है सक्षम, शक्तिवान मतलब ताकतवर, दुर्बल यानी कमज़ोर, और बंद कमरे में का मतलब है यहाँ पे टीवी का स्टूडियो, टेलीविज़न स्टूडियो जहाँ पे साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। अपाहिज यानी अपंग या विकलांग, और दुख यानी तकलीफ़ या कष्ट। तो यहाँ पर कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार बना लेते हैं, उनके लिए वह व्यापार का माध्यम है। तो यहाँ उनकी संवेदनहीनता प्रकट होती है उनके प्रश्नों के माध्यम से। तो कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हैं। मीडिया के लोग जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। उनको लगता है वे सबके सामने एक साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं तो वे बहुत ही समर्थ हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर व्यक्ति को बुलाएंगे, अर्थात इंटरव्यू लेने के लिए एक दुर्बल अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे। यहाँ अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल कहा गया है। और बंद कमरे यानी टेलीविज़न का स्टूडियो जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, तो स्टूडियो में उसे लेके आएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। अब वो प्रश्न किस तरह की है? क्या आप अपाहिज हैं?
अब ये प्रश्न एक अपाहिज से करना कितना उचित है, ये तो सभी को दिख रहा है, फिर भी ये प्रश्न वे करते हैं जनता के सामने उसकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। दूसरा प्रश्न, यदि है तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब दूसरा प्रश्न भी कोई तुक नहीं रखता है कि आप यदि अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं। अरे ये उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, हो सकता है वो जन्म से अपाहिज हो, अपाहिज के रूप में ही उसने जन्म लिया हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया हो। तो इस तरह का उससे प्रश्न किया जाता है कि आप अपाहिज हैं, और यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो कैसा रहेगा, वो चुप हो जाएगा, उत्तर ही नहीं दे सकता। इसी बीच प्रश्नकर्ता क्या करता है, वो कैमरे वाले को निर्देश देता है। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट में कुछ शब्द लिखे हैं, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो यहाँ भी निर्देश हैं जो कैमरामैन को दिए जाते हैं। तो जो प्रश्न करने वाला है, साक्षात्कार लेने वाला है, वो कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको, अर्थात अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ, अर्थात उसका फेस जो है वो क्लोजअप करके दिखाया जाए। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। ठीक है, मतलब उससे प्रेशर डाला जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा कि वो अपनी पीड़ा को जल्दी बचाइए। ठीक है, फिर भी वो बता नहीं पाएगा। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, उसका मजाक उड़ाते हैं। और वह अपना मजाक, कोई भी व्यक्ति भले ही अपंग हो, अपाहिज हो, उसका एक आत्मसम्मान होता है, वह सबके सामने अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सरल भाषा में कवि ने बताया है, क्योंकि कवि जो है वो पत्रकारिता से जुड़े हैं, और पत्रकारिता का संपर्क टीवी से, रेडियो से, अखबार से, सभी से होता है। इसलिए कवि इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे परिचित हैं। तो पुनः एक बार देख लीजिए, समरी के रूप में बता दूं कि जो दूरदर्शन वाले लोग हैं वो अपने आप को कैसा मानते हैं, समर्थ और शक्तिवान मानते हैं, और वो जिसे इंटरव्यू लेने के लिए जिस अपाहिज को लेके आते हैं उसे दुर्बल समझते हैं, और उसे टीवी स्टूडियो में ले जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं। 3 प्रश्न यहाँ दिखाए गए हैं, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, और क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। ये तीनों प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखते हैं, और इसीलिए अपाहिज इनके उत्तर नहीं दे पाता है। तो वे कैमरामैन को निर्देश देते हैं कि इसे बड़ा करके इसके चेहरे को टीवी पर दिखाया जाए। पुनः उससे प्रश्न करते हैं कि आपका दुख क्या है, और इसे शीघ्रता से बताएं, क्योंकि उनका टीवी का कार्यक्रम जो है वो समय के हिसाब से चलता है। तो इसे वो आग्रह करते हैं कि उसे, उनके अपने दुख को वो जल्दी बताएं, किंतु वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि यहाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। चलिए अब काव्य सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है, ये भाव सौंदर्य के अंतर्गत आता है, और अपंग व्यक्ति की पीड़ा को यहाँ पे दर्शाया गया है। काव्यांश में एक नाटकीयता है, ठीक है, क्योंकि इसमें संवाद शैली है, संवाद शैली भी है, भाषा सहज और बहुत ही सरल है, खड़ी बोली है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग है, जहाँ भी प्रश्न आपको लगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगे दिखेंगे वहाँ प्रश्न अलंकार है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, अर्थात जब बात कोई कही जाए और उसका अर्थ व्यंग के रूप में कुछ और निकलता है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और पूरी कविता में मुक्त छंद है, जिसे आप मुक्तक भी कह सकते हैं। इसमें मैंने कुछ आंतरिक प्रश्न दिए हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है। हम यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो प्रश्न करता है, अर्थात जो साक्षात्कार ले रहा है, वो टेलीविज़न का सदस्य है, वह अपने लिए हम शब्द का प्रयोग कर रहा है। हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा, तो यहाँ हमने 4 प्रश्न देखे जो अपाहिज से पूछे गए हैं, उनका आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है, आपको क्या लगता है, क्या जवाब मिलता है उसे? नहीं मिलता है, वह सफल नहीं हो पाता है। क्यों सफल नहीं हो पाता है? क्योंकि उसके जो प्रश्न थे वो बहुत ही बेतुके थे और अपाहिज उनका उत्तर देने में असमर्थ होता है। चौथा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है। वह कैमरे वाले को निर्देश देता है कि उस अपाहिज के चेहरे को बड़ा बड़ा करके टीवी पर दिखाया जाए। ऐसा निर्देश वो क्यों देता है? वह ऐसा निर्देश इसलिए देता है कि उसके चेहरे पर झलकने वाला दर्द
तकलीफ, पीड़ा दर्शकों तक पहुँचे और दर्शक भी उसे देखकर संवेदना से भर जाएं और उसका कार्यक्रम सफल हो। तो ये थे आंतरिक प्रश्न। चलिए द्वितीय पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यहाँ पुनः उस अपाहिज से प्रश्न किया जा रहा है और उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो सोचकर बताए कि उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ क्या है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो इस काव्यांश के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे रोचक, रोचक का अर्थ होता है दिलचस्प। वास्ते, जो लाल शब्द लिखे हुए हैं, वास्ते अर्थात के लिए, और इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा। तो यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं वो किसी न किसी तरह से उस अपाहिज के दुख को व्यापार का माध्यम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी संवेदनहीनता दर्शा रहे हैं। तो आइए कविता के अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पुनः पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। सोचिए, उसको सोचने पर जोर डालते हैं कि आप सोच कर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है तो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्रैकेट में देखिए लिखा हो, हम खुद इशारे से बताएंगे। तो स्वयं ही वो उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मतलब दर्द अपाहिज का है और अभिव्यक्त कौन कर रहा है, प्रश्नकर्ता। मतलब अपनी बातें वो उसके ज़रिए कहलवाना चाहते हैं ताकि उनकी टीवी का शो जो है वो सफल हो जाए। ठीक है, तो वो उससे बोलते हैं सोचो, सोच कर बताओ क्या आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, उस पर जोर डालते हैं, इशारों से उसको बताने का प्रयास करते हैं कि तुम कुछ इस तरह की बातें कहो कि जो दर्शक हैं वो तुम्हें देखकर संवेदना से भर जाएं और इस कार्यक्रम को बार बार देखने का प्रयास करें। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ठीक है, फिर वो उससे कहते हैं कि थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। यदि आप इस समय नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे, आप बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। अब ये अवसर कौन सा है, ये अवसर है समाज के सामने अपाहिज द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त करने का। ठीक है, क्योंकि उसको यही कह के लाया गया है कि तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ को हम समाज के सामने रखेंगे। तो उससे यह बोला जा रहा है कि तुम इस सुनहरे अवसर को खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वो अपनी पीड़ा इस समय नहीं बता पाएगा, तो क्या होगा, सुनहरा अवसर खो देगा। तो इस पीड़ा को उससे अपने समाज के सामने रखना चाहिए, ऐसा कह के वो उस पर दबाव डालते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। अब यहाँ आपसे मतलब कौन है, आपसे मतलब दर्शक। तो जो प्रत्यक्ष प्रश्न करता है, मीडिया वाला है, वो कहता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना, अर्थात बहुत ही दिलचस्प बनाना। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इससे अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो रोने लगेगा। और वो इंतज़ार, आप भी इंतज़ार करते हैं, आप भी से मतलब यहाँ दर्शकों पे भी कटाक्ष किया गया है। दर्शक भी इंतज़ार करते हैं कि जो अपाहिज है वो रो पड़े, और उसके रोने के माध्यम से उसको रोता देखकर दर्शकों को भी एक तसल्ली होती है कि हाँ वाकई इसको दुख है। बिना रोए उनको लगता है ऐसे कोई दुख ही नहीं है, तो वे भी रोने का इंतज़ार करते हैं। तो यह प्रश्न दर्शकों से पूछा नहीं जाएगा, केवल ये आंतरिक प्रश्न, मतलब अंदर से वो यह सोच रहा है जो प्रश्न करता है कि वो पूछ कर उसको इतना रुला देंगे, और इंतज़ार करते हैं कि दर्शक भी इंतज़ार करते हैं कि वह भी रो पड़े। ठीक है, अब इसकी समरी देख लीजिएगा, थोड़ा एक बार देखते हैं। जो प्रश्न करता है वह पुनः अपाहिज से कह रहा है कि सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, बार बार उससे यही प्रश्न पूछ रहे हैं। किंतु जब वो उत्तर नहीं दे पाता है तो वो इशारे से उसे बताने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह का जवाब दे,
अर्थात उसकी पीड़ा को ये अपने शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं और उससे जोर डालते हैं कि सोचकर वह बताए। नहीं बता पाता तब वे पुनः कहते हैं कि एक बार और कोशिश करो, यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम बहुत ही अच्छा अवसर खो दोगी। कौन सा अवसर? समाज के सामने अपनी पीड़ा को लाने का, पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर खो दोगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। मतलब प्रश्नकर्ता कह रहा है, मीडिया वाला कह रहा है कि हमारा लक्ष्य होता है कि कार्यक्रम बहुत दिलचस्प बने और दिलचस्प बनाने के लिए हम इतने प्रश्न पूछेंगे उस व्यक्ति से कि वह रो देगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं ना? ये दर्शकों से प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, परंतु ये दर्शकों पर एक कटाक्ष है कि आज का दर्शक वर्ग भी ऐसा है कि वो लोगों की पीड़ा को देखकर कार्यक्रम को सफल मानता है। ठीक है, कार्यक्रम तभी आगे बढ़ पाता है जब उसमें किसी का दर्द हमारे हृदय को छू जाए। तो यहाँ पे दर्शक भी ऐसे हैं कि वे भी इंतज़ार करते हैं कि वो व्यक्ति रो दे। तो इसके काव्य सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। ये भाव सौंदर्य है इसका। अब ये क्षीण होती मानवीय संवेदना केवल टीवी के, मीडिया के सदस्यों में ही नहीं है, बल्कि ये किस में है? दर्शकों में भी है। दर्शकों में भी मानवीय संवेदना क्षीण हो रही है। क्षीण अर्थात कमज़ोर, शून्य होती जा रही है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग किया गया है। ये भी भाव सौंदर्य का पॉइंट है। अब शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत काव्य रचना में एक नाटकीयता है और व्यंग है। व्यंग किस पर है? दर्शकों पर है, मीडिया वालों पर है। सरल और भावानुकूल खड़ी बोली है, उसी में सहज अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास अलंकार है, वह प्रश्न अलंकार है और साथ ही मुक्त छंद है। अनुप्रास अलंकार देख लीजिए, आप कोशिश करिए, जो हमने अंडरलाइन किया है वो हरे शब्दों में लिखा है, अनुप्रास अलंकार। आंतरिक प्रश्न देखिएगा, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? उनकी संवेदनहीन मानसिकता, व्यावसायिक मानसिकता को उजागर किया है। वे चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम सफल हो और वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि जो अपाहिज है वो उनके अनुसार ही अपनी पीड़ा व्यक्त करे ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके। दर्शकों की मानसिकता क्या होती है? दर्शकों की मानसिकता भी यही होती है कि वो जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं उस कार्यक्रम में यदि कोई दुखी व्यक्ति है तो वह रो दे और तभी उसकी रोने के माध्यम से ही उसके दुख की प्रामाणिकता सिद्ध मानते हैं वो। ठीक है, तो ये दर्शकों की मानसिकता है कि रोना ही दुख का प्रमाणीकरण है। दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? दूरदर्शन वाले इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति जिसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं वह तो रोए ही, साथ ही दर्शक भी रो पड़े। चलिए आइए तीसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो इसके माध्यम से ये कविता का समापन किया है कवि ने। तो अब जो इसमें पुनः मीडिया वालों की संवेदनहीनता ही दिखाई गई है कि वो दूसरों के दुख को इस प्रकार से व्यापार का माध्यम बनाते हैं। तो कवि कहते हैं कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं, उसके मन पर प्रहार करते हैं। वे क्या करते हैं, जब वो कोई जवाब नहीं दे पाता तो वे पर्दे पर क्या दिखाते हैं? उसकी फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करके, ठीक है, आँखों की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं जो फूली हुई है, अर्थात रो रो के जो फूल गई हैं। क्यों? ऐसा देखकर दर्शक भी रो पड़ेगा, उसको उसकी पीड़ा का एहसास होगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, साथ ही कसमसाहट मतलब होता है बेचैनी, साथ ही वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की जो तड़प है उसको भी दिखलाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो उसकी आँख की तस्वीर जूम करके क्लोजअप करके दिखाएंगे, साथ ही उसके थरथराटे हुए बेचैनी से भरे हुए होंठ दिखाएंगे जो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये इसलिए दिखाते हैं कि वे चाहते हैं कि दर्शक उसकी पीड़ा को समझें। ठीक है, दर्शक एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। तो यहाँ साक्षात्कार जो लेने वाले व्यक्ति हैं वो दर्शक को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि दर्शक भी बेचैन है कि कब यह अपाहिज व्यक्ति रोए, किंतु वो रो नहीं रहा है या कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद क्या है कि दर्शक भी अपाहिज की पीड़ा को देखकर रो पड़े। तभी वे क्या निर्देश देते हैं, अब वे कैमरा को निर्देश देते हैं कि बंद करो, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। मतलब क्या नहीं हुआ, जो अपाहिज व्यक्ति है उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की या वो रोया नहीं, तो ये सब काम नहीं हुआ, इसलिए रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। ठीक है, अर्थात यदि अपाहिज अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय कैसा है, बहुत ही कीमती है और इसे हम इसी तरह से गंवा नहीं सकते। इस कार्यक्रम के बंद होते ही क्या करते हैं, दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं। मतलब उनकी अब वो जो पीड़ा थी वो कहीं गायब हो गई क्षण भर में। अभी तक वो उस अपाहिज की पीड़ा में स्वयं को पीड़ित मान रहे थे, परंतु जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वे सभी लोग मुस्कुराते हैं और घोषणा क्या करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। मतलब ये कार्यक्रम जो अपाहिज का इंटरव्यू था एक सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ था, क्योंकि इसके माध्यम से समाज के एक अंग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को समाज के सामने लाने का प्रयास की जा रहा था। तो ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, किसके लिए, दूरदर्शन के व्यक्तियों के लिए। बस थोड़ी सी कसर रह गई, ठीक है, परंतु वे मानते हैं कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। कौन सी कमी रह गई है, हम आप दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए। क्या कसर रह गई है कि अपाहिज व्यक्ति जिससे प्रश्न किए जा रहे थे वो तो रोया ही नहीं, और वो नहीं रोया तो दर्शक भी नहीं रो पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अंत में वे धन्यवाद देते हैं। अर्थात इस प्रकार से उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को पर्दे पर बेचने का काम किया जा रहा है। तो ये मीडिया की संवेदनहीनता है। यहाँ जो लाल शब्द मैंने किनारे में लिखे हुए हैं वो अर्थ है, कसमसाहट का अर्थ है बेचैनी, अपंगता अर्थात अपाहिजपन, धीरज यानी धैर्य, पर्दे पर अर्थात टीवी पर, वक्त यानी समय, कसर यानी कमी। एक बार पुनः देख लीजिएगा। अब जो प्रश्न करता है वह फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे जब वो देखता है कि अपाहिज कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, तो वो पर्दे पर उसकी आँखों की तस्वीर दिखाते हैं। और वो आँखें कैसी हैं, वो आँखें फूली हुई हैं, और फूली हुई आँखें तब होती हैं जब व्यक्ति रोता है, जब उसे कष्ट होता है, उसे तकलीफ़ होती है तो उसकी आँखें फूल जाती हैं। तो इसी तस्वीर को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। साथ ही उसके होठों पर भी होठों का भी क्लोज़अप लेते हैं और उसकी बेचैनी को दिखाते हैं। कैसी बेचैनी, वो कुछ नहीं कह पा रहा है उसकी बेचैनी, वो अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पा रहा है वह बेचैनी। ठीक है, और इस प्रकार वे कहते हैं कि आशा है कि आप अर्थात दर्शक उस व्यक्ति की अपंगता की पीड़ा को समझ पाएंगे और उसके जो होठों में कसमसाहट है उसकी पीड़ा, उसकी अपंगता की पीड़ा ही मानेंगे। एक और कोशिश करके देख लेते हैं। इसलिए वो दर्शकों से बोलते हैं कि धीरज रखिए, हम पुनः कोशिश करते हैं कि शायद ये व्यक्ति रो दे। हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, और उनकी कोशिश क्या रहती है कि हम ये दोनों अर्थात अपाहिज और दर्शक दोनों साथ में रो दें, आप और वह दोनों। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तब जो प्रश्न करता है वो कैमरामैन को आदेश देता है कि कैमरा बस करो, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ना ही अपाहिज रो रहा है ना ही दर्शक रो रहे हैं, तो इसे अब यहीं पर रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह जो वाक्य है यह पूरी तरह से उनकी व्यावसायिकता दिखाता है। उन्होंने जाहिर कर दिया कि संवेदनशीलता नहीं है, ये मात्र एक व्यवसाय है।
और जब कैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, जितने भी दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक होते हैं वे मुस्कुराते हैं और फिर वो घोषणा करते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त ये कार्यक्रम। बस इस कार्यक्रम से थोड़ी सी कमी रह गई है। वह कमी क्या थी कि हम दर्शकों को और अपाहिज को एक साथ नहीं रुला पाए। फिर भी कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत से आप ऐसे कार्यक्रम देखते हैं, आप लाइव शो देखते होंगे, कुछ सिंगिंग वाले प्रोग्राम देखते होंगे, उसमें कुछ बच्चे जो हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं, कुछ बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से आते हैं, तो उनकी परिस्थितियों को कैमरे में जूम कर करके दिखाया जाता है, उनके परिवार की पीड़ा को दिखाया जाता है और इससे उनके वोट बटोरने का काम भी किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के काम टेलीविज़न करता है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उस पीड़ा को व्यक्त करना या सामाजिक उद्देश्य से उसको कुछ लाभ पहुंचाना, ये कम होता है, ये उद्देश्य कम होता है। सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। तो उसी मीडिया की संवेदनहीनता को यहाँ कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखिए, भाव सौंदर्य, अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। ये भाव सौंदर्य है। यह मुक्त छंद है। कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इसमें हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं उर्दू शब्द जैसे तस्वीर, है ना, ये उर्दू शब्द है। तो इस तरह के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही मैंने और भी अंडरलाइन किए हैं, हरे शब्दों में लिखे हैं। व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता पूरे काव्य में आपको दिखाई देगी। कुछ आंतरिक प्रश्न है, देखिए। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहते हैं? वो दर्शकों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को उसकी आँखों के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आँखें हमारे भाव को सबसे ज़्यादा व्यक्त करती हैं। ठीक है, एक और कोशिश। इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति का यह तात्पर्य है कि जो दूरदर्शन की तरफ से प्रश्न करता है वो अपनी तरफ से एक और प्रयास करना चाहता है कि हो सकता है वह अपाहिज अपना दर्द बयान कर दे, आँखों के माध्यम से रोके या प्रश्न का जवाब देके। तो वह पुनः इस बात की कोशिश करना चाहता है कि उसका कार्यक्रम सफल हो जाए। कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। क्यों? इसलिए यदि अपाहिज रोएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक भी उसके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और वे भी रोएंगे और उनका कार्यक्रम सफल होगा। हो सकता है बहुत से दर्शक उस अपाहिज की मदद के लिए सामने आ जाए, तो इस तरह से उनका कार्यक्रम जो है वो सफलता की ओर बढ़ेगा। संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? संचालक इस बात पर मुस्कुराता है कि उनका कार्यक्रम पूर्ण हो गया, एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम पूर्ण हो गया। उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है? उसकी मुस्कुराहट में उसकी व्यावसायिकता या उसका लाभ पूरा होने का, उसका उद्देश्य पूरा होने का भाव छिपा है। अर्थात ऐसे कार्यक्रम दिखाकर वह समाज की सहानुभूति बटोरने में सफल होता है। तो यह था आज का प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही हम यह पाठ नहीं खत्म